नमस्कार। स्टॉक स्पेसिफिक लर्निंग में हम बात करने वाले आज एक वायर बनाने वाली कंपनी के बारे में, जो कि कहती है कंपनी हम ऑलराउंडर है किसमें, वायर और केबल मैन्युफैक्चरिंग में और सेलिंग में और इस तरह की चीज़ों में, जो कि देखने में आते हैं रेंज ऑफ द सेफ्टी एंड ढेर सारे इनके पास प्रोडक्ट हैं। और इसकी स्टॉक परफॉर्मेंस की तरफ हम ध्यान देने वाले हैं, क्योंकि इसका स्टॉक क्या, और कंपनी लिस्टेड है। कंपनी का नाम है KEI इंडस्ट्रीज, जिसका स्टॉक काफ़ी बड़ा स्टॉक्स लगती है, करीब 4,000 से ज़्यादा का प्राइस है। फिलहाल देखा जाए तो 4300 के 4400 के आसपास निकल के आती थी प्राइस। थोड़ा सा आजकल अभी प्रेशर में देखने को मिला है। इस स्टॉक के बारे में जानेंगे, क्या ये वायर बनाने वाली कंपनियां किस हिसाब से कारोबार करती है, क्या इसके पास इंटरनेशनल कारोबार है या कोई डोमेस्टिक कारोबार पे डिपेंडेंसी है, और इसके पास क्लाइंट्स क्या लिस्ट आती है जहाँ पे सप्लाई का चेन्स के थ्रू कामकाज करती निकल के आती है। तो इसके बारे में देखा जाए तो कंपनी कहती है, कंपनी की वेबसाइट्स पे कहती है जो हमारे पास चैनल पार्टनर्स करीब 2200 चैनल पार्टनर्स हैं, और कंट्री करीब 65 प्लस कंट्रीज हम लीड करते हैं। और टीम स्ट्रेंथ की बात करती है कंपनी करीब 6830 के आसपास, और ब्रांच ऑफिस कहती है हमारे पास 38 ब्रांच ऑफिस, और वेयर हाउस की बात करती है हमारे पास 23 वेयर हाउस निकल के आती है, जो कि लीडिंग्स वायर एंड केबल मैन्युफैक्चरिंग में निकल के आती है कंपनी, वायर एंड केबल इंडस्ट्रीज सिंस 1968। अर्थात कंपनी नई नहीं है, कंपनी बहुत पुरानी है, जो कि यहाँ पे डेटा निकल के आती है। साथ में इसके साथ आप डेटा यहाँ पे देखें कंपनी क्या क्या इसके हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन की बात करें तो कंपनी नियरली कहती है जो 1968 में बनी थी एज ए पार्टनरशिप कॉरपोरेशन विद द प्राइमरी फोकस ऑन द प्रोडक्शन ऑफ द रबर केबल पे काम करती थी स्टार्टिंग में। लेकिन धीरे 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 इनका जो स्कोप्स ऑफ वर्क था वो बढ़ता गया, और इस हिसाब से बढ़ती अर्थव्यवस्था में इसका भी अर्थव्यवस्था हिसाब से बढ़ना चालू हुआ। और ये इनके पास काफ़ी सारे इमेजेस और फोटो हैं इसके वेबसाइट्स के ऊपर। चलते हैं इस कंपनी के बारे में जानते हैं, थोड़ा सा और पार्ट्स, और वो पार्ट्स है फंडामेंटली की। उससे पहले दोस्तों, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे हम कंप्लीटली फंडामेंटल से लेकर के टेक्निकल ट्रेंड हाइलाइट्स की बातें करते हैं, और साथ में बिजनेस और प्रोफेशन से, बिजनेस और फाइनेंस से रिलेटेड, स्टॉक मार्केट की लर्निंग से रिलेटेड एवरीडे कुछ ना कुछ नया लेके आते हैं। कुछ नया लर्निंग के पास ना कोई स्पॉन्सर्ड, ना कोई रिकमेंडेशन, ना कोई एडवाइस, ओनली लर्निंग इज द पर्पस फॉर दिस चैनल। चलते समझते इस कंपनी के बारे में, KEI इंडस्ट्रीज के बारे में। तो निकल के आती है इसकी बुक वैल्यू जो है काफ़ी बड़ा है बुक वैल्यू। बुक वैल्यू की चर्चा करें तो करीब निकल के आते 350 के आसपास, जिसके बेसिस पे देखा जाए तो कंपनी की जो परफॉर्मेंस है, करंट मार्केट प्राइस काफ़ी ऊंचा चल रहा है, करीब 4370 के आसपास की देखने को आई। और प्राइस टू बुक की बात करें तो ये करीब करीब 13 टाइम्स हायर साइड्स कामकाज करती नज़र आती है। अब इसकी इंट्रेंसिक वैल्यू की बात करूँ तो ये भी करीब 1300 के आसपास निकल के आती है, 1352 के आसपास निकल के आती है। और ये मार्केट कैप की बात करूँ तो मार्केट कैप के लिए नंबर ऑफ शेयर जितना है उसको करते हैं मल्टीप्लाई, तो निकलती है मार्केट कैप। अब कंपनी की जो यहाँ पे पी की बात करें तो कंपनी की स्टॉक की पी की बात करें जहाँ पे दिया है 67% के आसपास, और इंडस्ट्रीज के हिसाब से दिया है करीब 41%। अर्थात 41% पूरा इंडस्ट्रीज की कवर करती है, और इस स्टॉक को दिया गया है पी करीब 67% के आसपास। फेस वैल्यू है ₹2 का। प्रमोटर्स की होल्डिंग की बात करूँ तो निकल के आते करीब 37% के आसपास, और प्रमोटर ने कोई भी होल्डिंग को प्लेस नहीं किया है। करंट रेशियो की तरफ ध्यान दिया जाए तो करीब 2.58 के आसपास निकल के आती है। ROC की बात करें 27 के आसपास निकल के आती है, और ROE की बात करें 20 के आसपास निकल के आती है। कंपनी डिविडेंड के मामले में कुछ नहीं है, 0.08% के आसपास का लेवल देखने को मिला है। अब चलते हैं इसकी थोड़ा सा मार्केट की तरफ। मार्केट में क्या रिएक्शन है, फंडामेंटली क्या सपोर्ट इसके निकल के आता है, उसको समझने का प्रयास करते हैं। तो 52 वीक की हाई की नज़र डाल दी तो 52 वीक हाई अभी तक जो गया था इसका, वो गया था करीब 5040 के आसपास, और लो की बात करें तो निकल के आती है 2225 के आसपास। 2225 से लेकर के 5000 तक का इसने सफ़र तय कर चुका है, और उसके बाद अभी दोबारा थोड़ा सा इसमें बिकवाली का प्रेशर देखने को मिला था। बिकवाली के प्रेशर के बाद 4300 के आसपास कारोबार करती नजर आती है स्टॉक्स। इसकी क्या कहती है इंडस्ट्रीज और केबल इंडस्ट्रीज के साइडवेज के हिसाब से चार्ट को एक आकलन किया जाए तो चार्ट क्या दर्शाती है इस स्टॉक में।
चार्ट ये दर्शाती है, रिसेंटली इसमें देखने को ये मिला, मैं चार्ट के सीधे सीधे देखूँ, चार्ट हमने दो तरह के चार्ट लिया, एक तो बीएससी के साथ से चार्ट लेता हूँ 1 साल का। इस चार्ट में डे टू डे का ट्रांजेक्शन है, और यहाँ जो हमने दूसरा चार्ट लिया है वो दूसरे चार्ट में हमारे पास मंथली डे टू डे का ट्रांजेक्शन है। साथ में मंथली ट्रांजेक्शन को भी कवर करने का प्रयास करेंगे एक बार, तो मंथली रिटर्न क्या बनती है इसके हिसाब से। तो यहाँ पे फिलहाल चार्ट में ये देखने को मिलती है, जो स्टॉक एक एवरेज के आसपास कामकाज करती नजर आती थी, थोड़ी सी हल्की उछाल उछाल के साथ कामकाज किया था। उसके बाद उसकी रेजिस्टेंस थोड़ा सा चेंज हुआ, और रेजिस्टेंस को चेंज होने के बाद क्या हुआ, मार्केट में इसकी थोड़ी सी नींव जो है ऊपर की तरफ उठा, और मार्केट फिर यहाँ से एक मोमेंटल के साथ कामकाज करता नजर आता है। और कई बार ऐसा नहीं जो मोमेंटल नहीं रहा, मोमेंटल बार बार चेंज हुआ है, स्ट्रेटजी चेंज हुआ है। फिलहाल यहाँ पे स्ट्रेटजी इस तरह से आज नज़र आती है, जहाँ पे लगातार इसमें स्टॉक में क्या हो रहा है, लगातार स्टॉक में एक बुलिश की तरफ नज़र निकल के आती है, परफॉर्मेंस अच्छी देखने में आती है। इसी को यदि हम देखा जाए, यदि हम मंथली चार्ट की तरफ देखा जाए, तो मंथली एज ए रिटर्न के बेसिस पे देखा जाए तो क्या निकल के आती है। इसको हम लेते हैं मंथली, और मंथली में मंथली चार्ट के बेसिस पे देखा जाए तो क्या निकल के आती है, 2024 का ही डेटा है। और इसके बेसिस पे दिसंबर में शायद लिस्टिंग हुई थी कंपनी का, दिसंबर में ही शायद लिस्टिंग हुई थी। इसको हम लिस्टिंग की भी एक चर्चा कर लेंगे। एक वेबसाइट्स पे हम चलते हैं, जो वेबसाइट्स मुझे अच्छा लगता है खास के, जहाँ पे मैं न्यूली लिस्टिंग वाली कंपनी के बारे में थोड़ा सा सर्च कर लेते हैं, और उसमें जानते हैं। एक मैं सीरीज कर रहा था जहाँ पे KEI के बारे में थोड़ा सर्च करते हैं, तो KEI यहाँ पे तो नहीं मिलता है। अब क्या है यहाँ पे KEI के बारे में, क्योंकि ये कब लिस्टिंग हुआ था वो ज़रा देखने वाली बात होगी। यहाँ पे 1 साल या 6 महीने के चार्ट को देखूँ, देख मैं 1 साल की चार्ट कब थी, इसकी चार्ट निकल के आती है। कंपनी बहुत पुरानी है, 2023 के जून तक का डेटा यहाँ पे आता है। और इसके चार्ट में देखा जाए तो क्या निकल के आती है, हम यहाँ पे मंथली चार्ट देख रहे थे, तो इसको डे चार्ट के हिसाब से चले तो डे चार्ट क्या कहती है। डे चार्ट इसका तो काफ़ी पुराना लगता है, लेकिन 24 में ही स्टार्ट हुआ था। दिसंबर 23 में इसकी शायद यहाँ पे लिस्टिंग देखने को मिलती है, लेकिन यहाँ पे इसमें क्यों नहीं देखने को मिलती है। कंपनी का नाम क्या था इसका, KEI था ना नाम, KEI। और KEI हम सर्च कर पा रहे हैं, तो KEI यहाँ पे तो नहीं आ रहा। इंडस्ट्रीज़ की बात कर लेते हैं एक बार, इंडस्ट्रीज़ की बात करते हैं तो कुछ इंडस्ट्रीज़ में फेयर, एरोस्पेस, एरोक्स, नहीं अब इस तरह के नाम तो कहीं दिख नहीं रहा मुझे पास। इस तरह की जो न्यू लिस्टिंग कंपनी में नाम आती है उसके अंदर तो नहीं दिख रही कहीं पे। कोई बात नहीं, हम इसको यहाँ से जानने का प्रयास करते हैं थोड़ा सा, और इसके बेसिस पे हम इस कंपनी के बारे में, और यहाँ पे चार्ट में देख रहे थे चार्ट क्या कहती है। चार्ट में क्या लगता है, जो स्टॉक में एक दोबारा एक जो कि गिरावट के बाद एक एवरेज प्राइस के आसपास कह सकते हैं इसको, एक आने की आती नज़र आ रही है, जहाँ पे ये फिलहाल एवरेज प्राइस के आसपास इसका जो सपोर्टिंग जोन की बात करें, सपोर्टिंग जोन के पास ये खड़ा हुआ है। इसके बाद भी काफ़ी सारा सपोर्टिंग जोन है, और ऊपरी सतह से कामकाज किया है, तो यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग तो होना ही चाहिए। ये नॉर्मल प्रोसेस होता है एक स्टॉक मार्केट के लिए। अब चलते हैं इसका रिजल्ट की तरफ, और रिजल्ट में क्या निकल के आती है। क्वार्टरली डेटा को देखा जाए तो क्वार्टरली डेटा ये कहती है, कंसोलिडेट डेटा की तरफ ध्यान दिया जाए तो कंसोलिडेट डेटा इनका कब तक का डेटा निकल के आती है। कंसोलिडेट डेटा में तो वो निकल के आती है, देखा जाए तो आज ऑन डेट इसके पास सब्सिडरी कंपनियां की लिस्ट है। तो इसमें देखा जाए कंपनी का टोटल ओवरऑल तो करीब 1246 करोड़ से स्टार्ट हुआ था यहाँ 21 के अंदर, क्वार्टरली बाय क्वार्टरली, और फिलहाल देखने को मिलती है करीब 1200 सीधा डबल के आसपास चले जाती है। अर्थात ये 3-4 सालों के दौरान देखा जाए तो स्टॉक में सीधे के सीधे रिएक्शन करता अच्छा प्रोएक्टिव नज़र आती है, जहाँ पे 2 टाइम्स के आसपास, मतलब इस वैल्यू का 100% और रिकवरी करता नज़र आता है। और मार्च में देखने को आती है, मार्च में इसकी जो है वो सेल्स काफ़ी इंक्रीज करता है मार्च में। तो हो सकता है मार्च में कुछ ऑफर चलाती हो कंपनी, और इसकी वजह से इसका सेल्स इंक्रीज करता हो। अब इसके दूसरी तरफ देखा जाए तो ये निकल के आती है इनका टोटल प्रॉफिट की पार्ट, 168 करोड़ के आसपास इसमें है। इस लेबिलिटी इस क्वार्टरली में आता है। इस क्वार्टरली के बेसिस पे देखा जाए तो हम कुछ आकलन और करते हैं, क्योंकि आकलन करने के टाइम पे हम प्रॉफिट को डेटर्स रेशियो से बाकी कंपेयर करेंगे। तो यहाँ सेल्स में देखने को आती है ईयरली टू ईयर बेसिस पे देखा जाए तो 2000 करोड़ से चलती हुई स्टॉक तो 15 में अभी 9 साल के दौरान देखा जाए तो 2000 वाला जो है वो करीब चला गया है 8000 के आसपास। अर्थात सीधा सीधा देखा जाए
तो 4x के हिसाब से कारोबार यहाँ से पिछले 10 सालों में इंक्रीज किया है, यहाँ से यहाँ तक, और इससे पहले भी अच्छा खासा इंक्रीज। और ये लगातार इसके चार्ट आप देखेंगे तो लगातार इसके चार्ट में ये लगता है जो स्टॉक धीरे 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 इनके सेल्स ना, ये 2000 करोड़ से 2300, 2600, 3400, 4200, 4800, 4100, यहाँ पे आके एक साइड पे मुझे लगता है डाउन साइड था, वो डाउन साइड देखने को मिला था यहाँ पे, जहाँ पे 4800 के बाद सीधे सीधे करीब करीब 4182 करोड़ पे आके अटक गया था इसका सेल्स को। तो सेल्स में यहाँ पे थोड़ा सा डाउनफॉल था। नेट प्रॉफिट की चर्चा करें, नेट प्रॉफिट में चर्चा में निकल के आती है यहाँ पे 581 करोड़ के आसपास, और जो कि ये कहा जा सकता है 581 करोड़ जो है अभी तक का किसी हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन में नहीं है, क्योंकि ये 34 करोड़ से स्टार्ट होते हुए 34 करोड़ से पहुंचती है 581 करोड़ तक। अर्थात इनकी बिजनेस दिन बाय दिन बढ़ती ही जाती है। लगातार इसके ट्रेंड देखेंगे तो लगातार ट्रेंड में अपर साइड ही देखने को मिलती है। इसको हमेशा यदि हम जोड़ते जाएं तो शायद बड़ी से बड़ी चार्ट निकल के आती है, जहाँ पे थोड़ा सा हमेशा जंप लेना पड़े तो इस हिसाब से अच्छा खासा जंप नज़र आता है स्टॉक में। अब कुछ हिस्टोरिकल डेटा की बात करें तो कंपाउंडेड सेल्स की बात करूँ, कंपाउंडेड सेल्स में निकल के आती है जो कंपनी का ग्रोथ रेट केवल 25% के आसपास था। कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करूँ ये भी 29% के आसपास निकल के आती है। स्टॉक प्राइस CAGR के हिसाब से देखा है तो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस करता है। स्टॉक रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करूँ तो ये काफ़ी करीब अच्छा पोजीशन देखने को मिलती है। अब चलते हैं दूसरी तरफ, यहाँ पे क्या डेटर्स का पार्ट्स क्या निकल के आते हैं, क्योंकि डेटर्स रेशियो वाला जानना जरूरी है। डेटर्स रेशियो में क्या निकल गया, 63 दिन में इनके पास पैसा आता है, अर्थात यहाँ से इनका जो मोमेंटल था वो थोड़ा सा क्या हुआ, अर्थात थोड़ा सा अच्छा पोजीशन रहा, मतलब यहाँ पे जो है वो अच्छा पोजीशन देखने को बनती है। अब आते हैं इसका प्रॉफिट और बैलेंस शीट के डेटर्स के पार्ट में। डेटर्स में यदि ये पैसा इनका 68 कितना दिन में पैसा देता है, 70 दिन मान लेते हैं, 68 दिन में पैसा, 3 महीने में पैसा मान लेते हैं उसको देता है, तो 3 महीने में पैसा देता है। तो डेटर्स की पार्ट क्या कहती है, इनका डेटर्स कितना फंसा हुआ है, इनका डेटर्स फंसा हुआ है करीब 1518 करोड़ के आसपास का। तो 1500 करोड़ का इसका डेटर है, वो कब आएगा, 3 महीने के बाद। और उसके बाद देखा जाए तो इसका जो सेल्स रहा वो सेल्स निकल के आती है करीब करीब 8000 करोड़ के आसपास। तो 1500 करोड़ के आसपास का वो डेटर्स था और सेल्स था इसका 8000 करोड़ के आसपास का। तो उस हिसाब से देखा जाए तो कितनी परसेंट इनकी मार्केट में फंसी है, निकल के 20 नियरली देखा जाए तो करीब 20% की इनकी मार्केट रिस्क पड़ी हुई है, जो देखने में आती है इसके बेसिस पे। तो ये हमने समझने का प्रयास किया, चलते हैं आगे, अगले स्टेप में समझने का प्रयास करते हैं जहाँ पे क्या निकल के आती है और कुछ इन्फॉर्मेशन के तहत। तो उसमें ये देखा जा सकता है जो कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या कहता है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखा जाए तो कंपनी के पास अनिल गुप्ता इनके मेन, जहाँ पे 12% की होल्डिंग, इनके फैमिली के पास 12% की होल्डिंग निकल के आती है। और FI की बात हो तो यहाँ पे FI ने काफ़ी खरीदारी किया है। यदि FI को कुछ हिस्टोरिकल डेटा की चर्चा करें तो FI की देखा जाए तो करीब 21 में 18% के आसपास था, और लगातार इसने 19%, 21%, 25% तक इंक्रीज करता नजर आता है। और फिलहाल यहाँ पे देखने को आती है जो सबसे बड़ा यदि प्रमोटर के बाद कोई होल्डिंग है तो वो है FI की। यहाँ FI सबसे ज़्यादा पोजीशन लेके बैठी, करीब 31% से ज़्यादा की पोजीशन। उसके बाद DI की चर्चा करते तो DI की पोजीशन काफ़ी कम है। DI और इंडियन मार्केट में जो रिटेल इन्वेस्टर हैं या फिर और भी इन्वेस्टर हैं उनकी पोजीशन काफ़ी कम है, क्योंकि DI में यहाँ पे 16% के आसपास पोजीशन है। इसमें से एक फ्रैंकलिन बिल्ड इंडिया फंड्स निकल के आती है, साथ में HSBC निकल के आती है, कैनेडा रेवोको फंड निकल के आती है, और बाकी कोई बड़ी फंड निकल के नहीं आती, HDFC म्यूचुअल फंड। रेस्ट जो पब्लिक के पास 15% की पोजीशन है वो इसमें सब के सब रिटेल इन्वेस्टमेंट ही दिखता है, क्योंकि इसमें कोई बड़ा पुल बैक नहीं था। और जो पोजीशन को बिल्डअप किया था उसकी चर्चा करें तो रिटेल के पास ये पोजीशन शिफ्ट नहीं किया था। ये जो शिफ्ट किया था, ये कहानी अक्सर होती है ना मार्केट में, कहानी किसकी होती है। अब यहाँ पे पोजीशन जो बिल्डअप हुआ किसका हुआ, यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे क्या हुआ, 15.91 था पहले, उसमें से 30 कहाँ शिफ्ट करता है, 30 शिफ्ट कर गया किसके पास, FI के पास। FI ने यहाँ पे 0.3% का स्टेक बढ़ा लिया। इससे पहले देखा जाए तो ये निकल के आती थी कि DI के पास पोजीशन ज़्यादा था, तो DI पोजीशन को बिकवाली किया और FI ने खरीदारी किया। यही कहानी है, FI ने खरीदा, DI ने बेचा,
DI ने खरीदा, FI ने बेचा, यही कहानी चल रही है यहाँ पे थोड़ी सी। अब इसको हमने समझने का प्रयास किया, साथ में चलते हैं इसके जो एज ऑन डेट स्टॉक की परफॉर्मेंस क्या दर्शाती है, जो कि चार्ट बेसिस में हम समझते हैं, अक्सर समझते हैं जो चार्ट बेसिस क्या कहती है स्टॉक की परफॉर्मेंस बेसिस। तो जहाँ हम चार्ट देख रहे थे उसका चार्ट वहाँ पे गलत इन्फॉर्मेशन आ रही थी। शायद चार्ट यहाँ पे कितना का चार्ट आ रही थी निकल के, केबल और केबल चार्ट निकल के आ रही थी इसके स्टॉक का। ये हम देखें इसको, अब तो ये चार्ट अब क्लियरिटी के साथ आ रही है फिलहाल। ये देखा जाए तो डे के हिसाब से देखा जाए चार्ट को, तो यहाँ पे देखने में आती है जो डे के हिसाब से चार्ट आई, तो उसमें ये नज़र आती है 2024 से नज़र आती है चार्ट। अब ऐसा क्या है यहाँ पे, सॉरी फॉर दिस। हम चलते हैं यहाँ पे और समझने का प्रयास करते हैं इसकी 10 साल की परफॉर्मेंस बेस्ड में। तो 10 साल में स्टॉक ने परफॉर्मेंस जो किया है वो गजब का किया है, करीब 18,000% दिया। 5 साल में 893%, 3 साल में दिया 530%, 2 साल में दिया 256%, 1 साल में दिया करीब 97% का, अर्थात मान लेते हैं 100% के आसपास डिविडेंड, 100% के आसपास का जंप है। और उसके बाद भी रुका नहीं है स्टॉक, लगातार कुछ ना कुछ परफॉर्मेंस करता रहा है। और एज ऑन डेट में देखा जाए तो स्टॉक में क्या निकल के आया, हम चार्ट को यहीं पे ले लेते हैं क्योंकि इसका भी चार्ट एक करेक्टली चार्ट आता है। इसके चार्ट को 10 साल के चार्ट लेते हैं और 10 साल के चार्ट में देखने को आती है स्टॉक एक एवरेज वैल्यू से हमेशा लगातार एक गिरती पड़ती नहीं, इसमें स्टॉक में सीधे के सीधे एक जंप वाली सिचुएशंस निकल के आती है। जो देखा जाए हम सीधे लिखा लें तो ये वाली पोजीशंस निकल के आती है यहाँ पे। और कंपेयर करने के टाइम पे यही पोजीशंस होती थी जहाँ पे लगातार किसी भी एंगल्स पे किसी ने लिया होगा तो उनको प्रॉफिट का पार्ट ही उनके पोर्टफोलियो में बनती नज़र आई होगी। इसी तरह हम एक 3 महीने के चार्ट को देखें या फिर 3 महीने के या 6 महीने के चार्ट को देखें, तो 6 महीने तक की चार्ट में क्या, 1 साल के चार्ट में एवरेज के आसपास फिलहाल आती नज़र आती है एक बार दोबारा। और इसके आसपास यदि टच करती है तो बड़ा मौका अच्छा बन सकता है, अदरवाइज तो इक्विटी में हमेशा मौका बनता है किसी पोजीशन पे, लेकिन पोजीशन में एक एवरेज वैल्यू के पास होता है तो जरा पोजीशन अच्छी मौका ज़्यादा अच्छा होता है। कहते हैं ना, अच्छी मौका अच्छी संपत्ति में कुछ अच्छा हाथ लग गया तो वो थोड़ा ज़्यादा बेहतर होता है उस संपत्ति को बनाने के लिए, उस को बनाने क्रिएट करने के लिए। तो हमने बात किया आज KEI इंडस्ट्रीज़ के बारे में दोस्तों, जो क्या करती है, केबल वायर और वायर केबल पे काम काज करती नजर आती है, और केबल बनाती है, मैन्युफैक्चरिंग करती है, सेल करती है अपनी डिस्ट्रीब्यूटर्स और बाकी सारी चीज़ों को लेकर के। तो ये हमने स्टडी किया इस कंपनी के बारे में। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलना। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करना, और इसी तरह के लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए आपके पास बिजनेस और फाइनेंस अवेयरनेस और स्टॉक मार्केट की लर्निंग से रिलेटेड पार्ट्स लेके आते रहते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग हियर।